नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 मार्च सन 2024 आज यानी 17 मार्च को दुर्गाष्टमी व्रत है और आज रविवार से होलाष्टक आरंभ होने जा रहा है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव 7 फेज में होंगे, नतीजे 4 जून को आएंगे। वोटिंग 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक होगी। इसी के साथ आचार संहिता भी हुई लागू। इलेक्शन 2024 अपडेट। हरियाणा में छठे चरण में होगी वोटिंग। 25 मई को होगा मतदान। 4 जून को आएंगे नतीजे। जिला आयुष सोसाइटी करनाल में आई योगा इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में जेजेपी को झटके पर झटका। अजय चौटाला के खासमखास पार्टी महासचिव ने दिया इस्तीफा। नए सिरे से पुनर्गठित होगा हरियाणा एसएससी। बनाए जाएंगे 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष। लोकसभा चुनाव 2024 अपडेट। रोहतक से भाजपा में नवीन जयहिंद के नाम पर हो रहा है मंथन। मुख्यमंत्री से 25 मिनट हुई चंडीगढ़ में मुलाकात। हरियाणा में 9000 से अधिक जेबीटी शिक्षकों को मिली पसंद के स्कूलों में पोस्टिंग। आचार संहिता लागू होने से पहले लिया फैसला। हरियाणा में विधायकों की नाराजगी से टला सैनी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार। आचार संहिता हुई लागू। असमंजस में है सरकार। कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। इनेलो के राष्ट्रीय उप प्रधान प्रकाश भारती ने की घोषणा। कुरुक्षेत्र सीट अब हॉट सीट बन गई है। अग्निपथ योजना के तहत 22 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। इस बार होंगे 2 नए नियम, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा में विद्यार्थियों को लास्ट एग्जाम के बाद जमा कराने होंगे टैबलेट। वापस न देने पर रोका जाएगा रिजल्ट। राजस्थान की 25 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होने जा रहा है। जयपुर सहित 12 सीटों पर 19 अप्रैल को, तो जोधपुर समेत 13 सीटों पर 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का आज मुंबई में होगा समापन। इंडिया ब्लॉक की पार्टियां शक्ति प्रदर्शन करेंगी। तेजस्वी अखिलेश के साथ तमिलनाडु सीएम एसके स्टालिन होंगे शामिल। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि हरियाणा में मौसम आमतौर पर 20 मार्च तक परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने की संभावना है। इस दौरान बीच बीच में आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है, जिससे दिन के तापमान में हल्की कमी आएगी। फिलहाल अभी सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास हो रहा है। दिन में धूप निकलने की वजह से गर्मी लगती है। मौसम विभाग ने रात के तापमान में बढ़ोतरी की आशंका भी जताई है, यानी कि अब रातें भी गर्म होने लगी है। हरियाणा के किसानों के लिए भी खुशखबरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बरसात की संभावना नहीं जताई है। मौजूदा समय में कटाई का कार्य शुरू हो चुका है। ऐसे में किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मौसम विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें बरसात की संभावना बिल्कुल भी नहीं जताई है। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का शनिवार को ऐलान हो गया है। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। वोटिंग से लेकर नतीजे तक बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 46 दिन लगेंगे। लोकसभा के साथ 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई है। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में 1 फेज में ही चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। वहीं इलेक्शन शेड्यूल में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 544 सीटें हो गई है। इसकी वजह मणिपुर की आउटर मणिपुर लोकसभा सीट है। इस लोकसभा सीट में 28 विधानसभा सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों में 19 अप्रैल को और 13 विधानसभा सीटों में 26 अप्रैल को मतदान होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने शनिवार को लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश में 7 चरण में चुनाव होंगे। हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को चुनाव होने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के साथ ही करनाल में भी उपचुनाव होंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद ये खाली हुई थी। चुनाव तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि इस बार नया प्रयोग किया जा रहा है। जो भी हमें सख्ती से करना होगा हम करेंगे। हर जिले में एक कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है। वहाँ टीवी, सोशल मीडिया, वेबकास्टिंग और 1950 हेल्पलाइन और शिकायत पोर्टल होगा। निगरानी के लिए हर जिले में ऐसे कंट्रोल रूम में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जिन लोगों के पास गैर जमानती वारंट है और जो हिस्ट्री शीटर्स हैं, उन पर देश भर में कार्रवाई की जा रही है। जो लोग 3 साल से किसी एक जिले में पदस्थ हैं, उन्हें भी बदलने को कहा गया है। जहां भी वॉलंटियर और अनुबंध पर लोग काम कर रहे हैं, उन्हें चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। जिला आयुष सोसाइटी करनाल की तरफ से योगा इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। महिला तथा पुरुष इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोकल एरिया के आवेदक को भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 22 मार्च 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 12वीं पास तथा योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स पास होने चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है।
लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बनने पर हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूट चुका है। 5 विधायकों की नाराजगी झेल रही दुष्यंत चौटाला की जजपा को अब एक और बड़ा झटका लगा है। पार्टी संरक्षक अजय चौटाला के खासम खास और प्रदेश महासचिव श्याम सुंदर सब्रवाल ने जेजेपी पार्टी के पद व सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के पीछे उन्होंने पारिवारिक वजह बताई है। हालांकि उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चाएं भी जोर पकड़ रही है। श्याम सुंदर सब्रवाल साल 2014 में INLD और 2019 में जेजेपी की टिकट पर रेवाड़ी जिले की बाउल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। पार्टी में उनकी गिनती डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के बेहद करीबी में होती थी। जसपा ने उन्हें अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के अलावा पार्टी का जिला अध्यक्ष और फिर प्रदेश महासचिव भी बनाया था। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुग्राम से बीजेपी सांसद एवं इलाके के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह से उनका गहरा और पुराना लगाव रहा है। सब्रवाल ने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह की इस चुनाव में और अधिक वोटों से जीत सुनिश्चित करने के लिए वे पूरी मेहनत करेंगे। उनके इसी इशारे से संभावनाएं प्रबल हो रही है कि वे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने इस्तीफा दे दिया है। अब हरियाणा SSC का नए सिरे से पुनर्गठन किया जाएगा। इसके लिए चेयरमैन और 6 सदस्य बनाए जाएंगे। वर्तमान आयोग के चेयरमैन और सदस्यों का कार्यकाल आगामी 23 मार्च को समाप्त होने जा रहा है, लेकिन भोपाल सिंह खत्री ने 15 मार्च को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। खत्री सबसे लंबे समय तक आयोग में रहे हैं। वे 6 साल तक सदस्य और फिर 3 साल चेयरमैन के पद पर रहे हैं। प्रदेश सरकार के नए चेयरमैन और सदस्यों का चयन करने के लिए मंडल आयुक्तों को पत्र लिखकर सिफारिशें भेजने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने अम्बाला, हिसार, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद और गुरुग्राम मंडल आयुक्तों को पत्र भेजकर सिफारिशें भेजने के लिए कहा है। लोकसभा चुनाव के लिए इनेलो ने बड़ा ऐलान किया है। इनेलो ने कहा है कि कुरुक्षेत्र से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि ये जानकारी इनेलो के राष्ट्रीय उप प्रधान प्रकाश भारती ने दी है। इस दौरान इनेलो राष्ट्रीय संगठन सचिव श्याम सिंह राणा व पूर्व विधायक इनेलो भी मौजूद रहे। कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला में एक घोषणा की गई है। बता दें कि मौजूदा समय में सभी राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी दावेदारी पेश करनी शुरू कर दिया है। भाजपा और कांग्रेस भी इसी क्रम में आगे बढ़ रही है। इनेलो ने अब कुरुक्षेत्र सीट से अभय सिंह चौटाला का नाम का ऐलान कर दिया है। ऐसे में कुरुक्षेत्र सीट अब हॉट सीट बन गई है। भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जी हां, युवाओं को अग्निवीर बनने का मौका दिया जा रहा है। अग्निवीर योजना के तहत भर्ती के लिए युवा 22 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी से सेना भर्ती निदेशक कर्नल आनंद सांकले ने कहा है कि भारतीय सेना में अग्निवीर के लिए युवा अंतिम तिथि की प्रतीक्षा न करें तथा समय से अपना आवेदन कर दें। आवेदन करते वक्त सभी उम्मीदवार अपने निजी मोबाइल नंबर की जानकारी दर्ज करके सबमिट का बटन जरूर दबाएं। उम्मीदवार जितनी बार भी अपनी ऑनलाइन फॉर्म खोलें, उसे बंद करने से पहले सबमिट बटन को अवश्य दबा दें। कर्नल आनंद सांकले ने कहा कि भर्ती के लिए इस बार 2 नए नियम हैं। इस बार से अग्निवीर लिपिक व स्टोर कीपर तकनीकी पद का नाम अग्निवीर कार्यालय सहायक /SKT होगा। अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट व SKT के लिए आने वाले उम्मीदवारों के लिए टाइपिंग टेस्ट ऑनलाइन CE के दौरान किया जाएगा। इसमें प्रशिक्षण के समय अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। सिर्फ वे ही उम्मीदवार जो टाइपिंग टेस्ट पास करेंगे भर्ती प्रक्रिया के दूसरे चरण में बुलाए जाएंगे। इस बार से शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षा यानी PFT और शारीरिक माप प्रशिक्षण यानी PMT पास करने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रचलित नीति के मुताबिक अनुकूलशीलता प्रशिक्षण देना होगा। अनुकूलशीलता प्रशिक्षण उन उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए है जो भारतीय सेना के वातावरण के अनुकूल हो सकते हैं और सैन्य जीवन की चुनौतियों को अपनाने में पूरी तरह से तैयार है। साथ ही अनुकूलशीलता प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उम्मीदवारों को अपने स्मार्टफोन ले जाने की मंजूरी रहेगी। ITI योग्य उम्मीदवार अग्निवीर तकनीकी के लिए अप्लाई करें ताकि उन्हें बोनस अंकों का लाभ भी मिल पाए। हरियाणा में 10वीं व 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा दे रहे विद्यार्थी अगर स्कूल छोड़ते हैं तो उन्हें अंतिम परीक्षा के बाद 5 दिन के अंदर अंदर स्कूलों में टैबलेट जमा करवाने होंगे। विभाग की ओर से इस बारे में SOP जारी कर दी गई है। 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को दिए गए टैबलेट को लेकर शिक्षा विभाग ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं, इस पर अमल करना अनिवार्य है। राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले 10वीं के विद्यार्थियों को अंतिम परीक्षा के बाद 5 दिन में टैबलेट और सिम जमा करवाने होंगे। इसके बाद सिम को इनएक्टिव किया जाएगा। इस प्रकार से राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 10वीं कक्षा के विद्यार्थी अगर दूसरे स्कूल में दाखिला लेने के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेते हैं तो उनसे टैबलेट लिया जाएगा। अगर वे SLC नहीं लेते हैं तो टैबलेट उनके पास ही रहेंगे। इसी प्रकार 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों को टैबलेट नहीं देने हैं। वहीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लास्ट परीक्षा के 5 दिन के अंदर टैबलेट, चार्जर, सिम व अन्य मिला सामान जमा करवाना अनिवार्य होगा। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि गुम होने की स्थिति को छोड़कर जो विद्यार्थी टैबलेट वापस नहीं करेंगे उनका परिणाम भिवानी बोर्ड रोक लेगा। ऐसे विद्यार्थियों का रिजल्ट डिजी लॉकर पर भी अपलोड नहीं किया जाएगा। साथ ही स्कूल प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे विद्यार्थियों को SLC, DMC और चरित्र प्रमाण पत्र नहीं दिए जाएं।
हरियाणा की नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियों पर विधायकों की नाराजगी भारी पड़ गई है। चुनाव आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले नायब सिंह सैनी सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार शनिवार को होना था। इसके लिए कई विधायकों को चंडीगढ़ भी बुला लिया गया था, मगर जब कुछ विधायकों को पता चला कि उनका नाम मंत्रियों की सूची में नहीं है तो उन्होंने नाराजगी जाहिर की। चुनाव के वक्त विधायकों की नाराजगी को देखते हुए सरकार को फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार टालना पड़ा। हालांकि अब चुनाव आचार संहिता भी लागू हो गई है। ऐसे में सरकार अब कानून विशेषज्ञों से इस बारे में राय लेने जा रही है कि आचार संहिता के दौरान कैबिनेट का विस्तार हो सकता है या फिर नहीं। हरियाणा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार टलने के पीछे सबसे बड़ा कारण अनिल विज का नाराज होना बताया जा रहा है। केंद्रीय व राज्य नेतृत्व उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नहीं मना पाया। वह भाजपा का बड़ा चेहरा है। मंत्रिमंडल में उनके शामिल नहीं होने पर पार्टी को नुकसान का अंदेशा था। चर्चा है कि मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए किसी यादव विधायक को फोन भी नहीं गया। इससे राव इंद्रजीत सिंह नाराज है। कुछ दिन पहले उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि सरकार बनाने में अहिरवाल क्षेत्र का अहम योगदान है। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार टलने के पीछे निर्दलीय विधायकों का समायोजन न होना भी बड़ा कारण है। बताया जा रहा है कि चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सिंह सांगवान व नीलाखेड़ी से विधायक धर्मपाल गोंदर ने शनिवार को सीएम आवास पर नायब सैनी व मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी। आचार संहिता लागू होने से ठीक पहले हरियाणा के 9000 से अधिक शिक्षकों को अपनी पसंद के स्कूलों में पोस्टिंग मिल गई है। शिक्षा विभाग की ओर से इस बारे में काफी दिन से प्रक्रिया चल रही थी। इससे पहले सरकार जेबीटी शिक्षकों को स्थायी जिले अलॉट कर चुकी है। मौजूदा समय में इन शिक्षकों को अभी अस्थायी स्कूल मिले हैं। चुनाव के बाद ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव में इन शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर जेबीटी शिक्षकों की वर्षों पुरानी चली आ रही इस मांग को लेकर काफी गंभीर थे। उनके दिशा निर्देशों के बाद ही स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू की थी। ऑनलाइन स्कूल अलॉटमेंट के ऑर्डर आने के बाद अब शिक्षकों को संबंधित स्कूलों में ज्वाइन करने को कहा गया है। माना जा रहा है कि स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया पहले से चालू होने की वजह से चुनाव आचार संहिता का असर इन पर नहीं पड़ेगा। यह सभी शिक्षक 2017 बैच के हैं। मनोहर सरकार ने 2017 में सभी जेबीटी शिक्षकों को नियुक्ति दी थी। लोकसभा चुनाव को लेकर रोहतक सीट पर भाजपा किसको उतारेगी, यह अभी तक फाइनल नहीं हो सका है। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के साथ टिकट की दौड़ में एक और ब्राह्मण चेहरा नवीन जयहिंद का नाम भी चर्चाओं में आ गया है। सामाजिक कार्यकर्ता नवीन जयहिंद ने शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ चंडीगढ़ में मुलाकात की है। सूत्रों का कहना है कि 25 मिनट तक रोहतक की सियासत को लेकर मंथन चला। जयहिंद समर्थकों का कहना है कि कुछ भी संभव है, जबकि जयहिंद ने चुप्पी साध रखी है। प्रदेश के अंदर रोहतक लोकसभा सबसे हॉट सीट बन गई है। एक तरफ कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा मौजूदा सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा के अलावा कई विकल्प पर विचार कर रही है। यही कारण है कि भाजपा प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, लेकिन रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र व सोनीपत सीट पर घोषणा होना अभी बाकी है। चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होगा। बता दें कि साल 2019 में भी राजस्थान में 2 चरणों में ही लोकसभा चुनाव हुए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में पूरी 25 सीटें जीती थी। चुनाव आयोग के मुताबिक राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में 12 पर पहले चरण में वोटिंग होगी, तो वहीं 13 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग होने जा रही है। पहला चरण 19 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा, जिसमें श्री गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा व नागौर लोकसभा सीट पर मतदान होने जा रहा है। वहीं दूसरा चरण 26 अप्रैल को होगा, जिसमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा व झालावाड़ 12 लोकसभा सीट पर वोटिंग होने जा रही है। कार में अब जल्द ही पिछली सीट पर भी पैसेंजर के बेल्ट नहीं लगाने पर अलार्म बजेगा, क्योंकि देश में 1 अप्रैल 2025 से बिकने वाली सभी कारों में रियर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी NHAI ने ऑटोमेकर कंपनियों को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। सीट बेल्ट अलार्म जरूरी फीचर है। यह सेफ्टी फीचर कार में बैठने वाले पैसेंजर को सीट बेल्ट लगाने के लिए बीप की आवाज के साथ अलार्म बजता है, और यह आवाज तब तक बंद नहीं होती है जब तक कि पैसेंजर सीट बेल्ट न लगा ले। वर्तमान में बात करें तो ड्राइवर और फ्रंट सीट पर बैठे पैसेंजर और ड्राइवर के लिए ही इनबिल्ट सीट बेल्ट रिमाइंडर अनिवार्य है। आपको एक बात और बता दें कि सीट बेल्ट नहीं लगाने वाली पिछली सीट के पैसेंजर पर सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के नियम 138(3) के तहत 1000 रुपए जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इससे अनजान होते हैं या इसे अनदेखा कर देते हैं। यहाँ तक कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी सीट बेल्ट नहीं लगाने पर पीछे की सीट पर बैठे पैसेंजर से शायद ही कभी जुर्माना वसूलते हैं। नवोदय विद्यालय समिति यानी NVS ने नॉन टीचिंग पदों पर सीधी भर्ती निकाली है। इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार navodaya.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पद के अनुसार 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की डिग्री, मान्यता प्राप्त संस्थान से नर्सिंग में BSc या ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु पद के अनुसार 18 से 40 वर्ष के बीच तय की गई है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकारी नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। वहीं फीस की बात करें तो महिला स्टाफ नर्स पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो सभी वर्ग के उम्मीदवारों को
1500 रूपए और SC ST व PWD कैटेगरी के लिए 500 रूपए फीस तय की गई है। अन्य सभी पदों के लिए फीस 1000 रूपए है। सैलरी की बात करें तो 35,400 रूपए से लेकर 1,12,400 रूपए प्रति माह तय की गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट नवोदया NAVODAY.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।